Hello and welcome to the class on review of literature, formulating a hypothesis and selecting a topic. Starting with the review of literature. Now, whether you're a teacher or a student or an administrator, whatever you are, you for many purposes and for many objectives, you might need to conduct a literature review. So the first thing is that literature review is not just for the sake of research. There are actually many potential purposes that help by doing literature review of a particular topic. The first one is to help figure out what works. Now, say for example, you have already decided upon a research or a research problem or a topic. Now, in order to conduct that very research, in order to solve your problem or to prove your hypothesis, you might need to come up with a research design. You might need to come up with a particular method, techniques, और इन सभी को सिलेक्शन करने के लिए भी हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर मदद करता है, क्योंकि हम बाकी स्टडीज़ को पढ़ के समझ के हम ये भी पता लगा पाते हैं कि कौन सी मेथोडोलॉजीज कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा बेटर या प्रिसाइज रिजल्ट्स ऑब्टेन करती हैं, कौन सी मेथोडोलॉजीज कौन से लोकेल में कैसी पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा बेटर और ज़्यादा सूटेबल रिजल्ट्स प्रोक्योर करती हैं. रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम करते क्या हैं? हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमारे टॉपिक से संबंधित अब तक क्या काम हो चुका है, किस तरीके से हुआ है, क्या रिजल्ट्स आए हैं, कहाँ रिसर्च में गैप है, कहाँ अननोन एरियाज हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं. और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के माध्यम से हम किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, किन मेथोडोलॉजीज को फॉलो कर सकते हैं, ये भी पता लग सकता है. सेकेंड पर्पस कि आप एक प्रॉब्लम या टॉपिक को परस्यू कैसे करें, ये भी समझ सकते हैं. हो सकता है आपके दिमाग में कोई रिसर्च प्रॉब्लम हो, आपने उसके टेंटेटिव क्वेश्चंस लिख लिए हो, यानी उस टॉपिक से संबंधित आपके दिमाग में जो सवाल हैं उन सवालों को भी आपने लिख लिया है. बट अब आपको अपने लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से ही पता चलेगा कि आप इन सवालों के जवाब कैसे ले सकते हैं. आप कौन से वैलिडेशन के मेथड्स, कौन से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल, किसी और की स्टडी से तैयार किया हुआ स्टैंडर्डाइज्ड टूल अगर ले सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटा सकें. The third purpose could be to pinpoint an area of further study. यानी पुरानी रिसर्चर्स को पढ़ने से आपको कई चीज़ें पता चलेंगी कि अगर आप जब भी लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पर अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 में भी वैक्सीन के ऊपर अपना एक रिसर्च चल रहा है. इसके अलावा कोविड-19 से आने वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर भी ऐसे कई सारे एरियाज होंगे जहाँ पर अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुआ है. ऐसे ही आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कहाँ और किन सवालों को जवाब की ज़रूरत है, वो भी आपको आपके लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलेगा. आप ये भी डिस्कवर कर पाएंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको लगानी चाहिए, कौन से टेस्ट लगाने चाहिए, कौन से मेथोडोलॉजीज का उपयोग करना चाहिए आदि. देन आपको बैकग्राउंड देता है ये स्टडी के लिए, रैशनल भी प्रोवाइड करता है. सो लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से आप जस्टिफिकेशन निकाल सकते हैं कि किस तरीके से ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बारे में और फर्दर रिसर्च होना ज़रूरी है, और कैसे आप अपने रिसर्च प्रपोजल में इस जस्टिफिकेशन को डाल के उसे एनरिच कर सकते हैं. आपको ये करेक्ट अपनी प्रॉब्लम को करेक्टली रिफाइन करने में भी मदद करेगा और हाइपोथेसिस को बेटर फॉर्म्युलेट करने में भी हेल्प आउट कर सकता है. देन लास्टली ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए भी
डायरेक्ट करता है। जब आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आप पिन पॉइंट करते हैं कि इस एरिया को फर्दर रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आप सफिशिएंट बैकग्राउंड को ढूंढते हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को ढूंढते हैं जो कि जस्टिफाई करे आपके रिसर्च को करने में, और फिर आप लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से पुराने रिसर्चर्स द्वारा किस तरीके से इन टॉपिक्स को ट्रीट किया गया ये भी पता लगाते हैं। साथ ही लिटरेचर रिव्यू आपको हेल्प करता है अपने खुद की गलतियां निकालने में, अपने खुद के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में। सो इट विल हेल्प यू आउट कि आप सही मेथोडोलॉजीज का उपयोग करें, अच्छे स्टैंडर्डाइज टूल्स का उपयोग करें और सही तरीके से डेटा के एनालिसिस और प्रेजेंटेशन को भी सीखें, और इन सारे बिंदुओं में आपको लिटरेचर रिव्यू मदद करता है। Then we come to the process of conducting a literature review. किस तरीके से हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं? इसमें दो स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आप अपने केंद्र का पता करें कि आपका लिटरेचर रिव्यू किन चीज़ों पे या किस एरिया पे केंद्रित है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आती हैं। टॉपिक का पिकअप, टॉपिक का सिलेक्शन, देन क्या आप कौन से रिव्यूज को इंक्लूड करेंगे, कौन से को एक्सक्लूड करेंगे, और अपने टॉपिक को की टर्म्स में कन्वर्ट करना। टॉपिक को पिक करने का अर्थ है कि एक अच्छा टॉपिक जो है जब शुरुआती स्टेज में होता है तो पूरी तरीके से वेल डिफाइंड या प्रिसाइज नहीं होता। जब आप उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लिटरेचर रिव्यू शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको अपने टॉपिक को फर्दर प्रिसीजन में कैसे लाना है। सो पिकिंग अ टॉपिक विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ लिटरेचर रिव्यू। आप पहले अपना टॉपिक फाइनल नहीं करते हैं, पहले आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं और उसके बाद आप अपने टॉपिक को फाइनलाइज करते हैं। देन मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू एक्सक्लूड। जब आप अपना टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं और अभी वो कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड्स पर है, जहां वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज भी नहीं है, अब आपको ये डिसीजंस लेने हैं कि क्या ढूंढना है आपको अपने लिटरेचर रिव्यू में। आपका टॉपिक आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको किन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, किन बिंदुओं पर सर्च करना है और किन बिंदुओं को आपको छोड़ देना है। Moreover, it will also help you in the next step of the process, जिसमें आप की टर्म्स को भी ढूंढते हैं। हर टॉपिक के कुछ की टर्म्स होते हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन डिसीजंस जो हैं वो कई चीज़ों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि आपका खुद का लोकेल, आपका खुद का एक्सपीरियंस, आप कितना गहनता से आप डिसर्टेशन कर रहे हैं अथवा कोई डीप पीएचडी थीसिस कर रहे हैं, आपकी खुद की स्किल सेट कैसे हैं, आदि आदि। तो इन पे निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से अपने लिटरेचर को रिव्यू करते हैं और किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं और किन को एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड और इंक्लूड करने से मतलब ये हुआ कि अगर आप सिंपल वायलेंस अगेंस्ट विमेन पे रिसर्च कर रहे हैं तो आप हर वायलेंस को नहीं ले सकते। आप या तो वायलेंस एट वर्क प्लेस लेंगे या वायलेंस एट होम यानी डोमेस्टिक वायलेंस लेंगे, उसमें भी आप वायलेंस बाय द फैमिली मेंबर्स लेंगे, वायलेंस बाय द हस्बैंड लेंगे या वायलेंस बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंगे। तो आपको एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो तय करना पड़ेगा और वो भी लिटरेचर रिव्यू आपकी उसमें मदद कर सकता है। Then we come to step 3, that is translating the topic into key terms. लिटरेचर रिव्यू में आपको अपने टॉपिक को की टर्म्स में आवश्यक रूप से कन्वर्ट कर देना चाहिए। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसमें 4 से 5 ऐसे टर्म्स, ऐसे शब्द होते हैं जो उस टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। जब आप इस टॉपिक को इन की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तब आपको अपने लिटरेचर रिव्यू का, लिटरेचर सर्च का आधार मिल जाता है। यानी आप उन टर्म्स के ऊपर ही कंप्यूटर में सर्च करेंगे जो आपके टॉपिक के की टर्म्स हैं, ताकि आपकी लिटरेचर सर्च ज़्यादा हैपहज़ार्ड ना हो, फोकस्ड हो, सही डायरेक्शन में हो। सो
इन 3 स्टेप्स से आप अपने टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे किन क्राइटेरियाज को एक्सक्लूड करना है, किन को इंक्लूड करना है, और उसके बाद अपने टॉपिक को की टर्म्स में कन्वर्ट करने से आपको अपने फोकस का पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि आपका रिसर्च किस चीज पे, किन बिंदुओं पे फोकस करेगा। And then you should always know how to search for literature databases. Literature databases से मतलब है कि आपको इंटरनेट पे इनफाइनाइट सोर्सेज मिलेंगे जहां से आप डेटा ले सकते हैं, जहां से आप इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट्स, रिव्यूज कलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 10 साल से पुराने रिव्यूज कलेक्ट नहीं करना है। आप रेफर कर सकते हैं। अगर हेल्थ की डेफिनेशन ही करनी है तो हेल्थ की डेफिनेशन तो आपको WHO की ही लेनी पड़ेगी जो सालों पुरानी है। हम ऐसे रिव्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन रिव्यूज की बात कर रहे हैं जो कि स्टडीज के रूप में उस टॉपिक के अंदर और स्पेसिफिक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में आपको हमेशा 10 साल के भीतर भीतर ही रिव्यूज को सेलेक्ट करना चाहिए। आजकल PhD में 10 से 15 सालों तक के रिव्यूज मान्य हैं, परंतु पब्लिकेशंस करने के दौरान आपको जो है लेटेस्ट रिव्यूज को ही प्रेफर किया जाता है। जो भी पब्लिशिंग हाउसेस हैं वो प्रेफर करते हैं। सो इन दिस आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे पब्लिकेशन हाउसेस की वेबसाइट्स पर उनके द्वारा अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स के अंदर की स्टडीज को आप रेफर करें, उन्हें अपने रिसर्च में जगह दें और उन्हें कोट करें। Now we start with the selection of topic. लिटरेचर रिव्यू किए बगैर हमारे लिए सही टॉपिक का चयन करना असंभव नहीं होता है। कई बारी हम उल्टा करते हैं, हम पहले टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करते हैं। However, what we can do is we should rather go for a broad area of interest. Then we should do our literature review. We should find out the research gaps और उसके बाद हम उस गैप पर आधारित सवालों का जवाब देते हुए टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे। शुरुआत में हमेशा रिसर्चर को अपनी प्रॉब्लम जिसको वो स्टडी करना चाहता है उसे सिंगल आउट कर देना चाहिए। उसे डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसका जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उसके किस एस्पेक्ट को वो और ज्यादा गहनता से शोध करना चाहता है। शुरुआत में प्रॉब्लम जो होगी वो ब्रॉड या जनरल वे में होगी, उसमें कुछ एम्बिग्विटीज हो सकती हैं, कुछ अनक्लियर कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम जो कि किस तरीके से सॉल्व हो सकती है उसके बारे में भी कुछ अनक्लियर स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। फिर आप जब हर पर्टिकुलर सोल्यूशन की फीजिबिलिटी को जज करेंगे, उसको अपने दिमाग में एक बार फॉर्मुलेट करेंगे, तब जाके आपको करेक्ट प्रॉब्लम का अंदाजा होगा। द फॉर्मुलेशन ऑफ अ जनरल टॉपिक इनटू अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम constitutes the first step in a scientific inquiry. आप अपने जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट से एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। एसेंशियली 2 स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में। पहला, प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में पूरी जानकारी को जुटाना। उसके बाद इस सेम प्रॉब्लम को मीनिंगफुल टर्म्स में एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसे रीफ्रेज करने के स्टेप को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप सिंपली महिलाओं में शॉपिंग बिहेवियर को अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं या फिर 2 व्हीलर से आई महिलाओं में क्रांति या 2 व्हीलर क्रांति का महिलाओं पे असर पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपको अपने इस टॉपिक को भी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीधे सिंपल क्लियर कट टॉपिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप अपने कॉलीग्स या अपने सीनियर्स से या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से डिस्कशंस होल्ड कर सकते हैं। किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में रिसर्चर जो है वो अपने गाइड से या एक्सपीरियंस सीनियर से जिनका इस सवाल या इस एरिया ऑफ रिसर्च में काफी सालों का अनुभव रहा हो, उनसे आप डिस्कस करके चर्चा करके अपने रिसर्च प्रॉब्लम को और भी ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो इनपुट्स होते हैं ये
प्रॉब्लम को जनरल से स्पेसिफिक करने में, उसको नैरो डाउन करने में हेल्प कर जाते हैं। जब रिसर्चर सारे अवेलेबल लिटरेचर को देख लेता है, उससे अपने आप को अक्वेंट कर लेता है, तब उसे अपने प्रॉब्लम को स्पेसिफिक करने में मदद मिलती है, अपने जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट को स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन में कन्वर्ट करने में भी मदद मिलती है। रिव्यू करते समय उसे दो किस्म के रिव्यूज करने चाहिए, दो किस्म के लिटरेचर रिव्यू करने चाहिए। पहला होता है कंसेप्चुअल लिटरेचर, जो कि कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज से मिला होता है। यानी मान लीजिए अगर आप किसी वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पर काम करना चाहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पे काम करना चाहते हैं, तो आपका एक लिटरेचर वो होगा जिसके अंदर आप हर किस्म के वायलेंस के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे, अलग अलग थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, समझेंगे कि ऐसे क्या क्राइम्स हैं जो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन में आते हैं, कौन से व्यवहारों को हम वायलेंट व्यवहार मानते हैं, आदि आदि। दूसरा लिटरेचर होता है इंपेरिकल लिटरेचर, जो कि इसके ऊपर होने वाली अलग अलग स्टडीज जो अब तक हो चुकी हैं उनकी स्टडी, उनको देखने का दूसरा स्टेप होता है, जिसमें हम इंपेरिकल लिटरेचर यानी स्टडीज दैट वर मेड अर्लियर विच वर सिमिलर टू द वन दैट यू हैव जस्ट प्रपोज्ड। सो ऐसी स्टडीज को पढ़ना, उनसे जानकारी जुटाना, ये दो स्टेप्स हमें लिटरेचर रिव्यू में करने चाहिए आपके सिलेक्शन टॉपिक सिलेक्शन के लिए। The basic outcome of this review will be knowledge, यानी आपको अपने डेटा, मटीरियल्स, टेक्निक्स, ऑपरेशनल पर्पसेस आदि पर पूरी नॉलेज हासिल होगी लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से। इसके बाद रिसर्चर जो है अपनी प्रॉब्लम को रीफ्रेम करता है, स्पेसिफिक टर्म्स में कन्वर्ट करता है। दिस टास्क ऑफ फॉर्म्युलेटिंग और डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम बहुत ही जरूरी स्टेप माना जाता है पूरे रिसर्च प्रोसेस का। जो प्रॉब्लम आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसको बिल्कुल बिना किसी एम्बिग्विटी के, बिना किसी इररेलेवेंस के, रेलेवेंट डेटा के फॉर्म में डिफाइन करना आपको आना चाहिए, तब जाके आपने एक सही टॉपिक को, सही रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्म्युलेट कर दिया होगा। And coming to the last part, that is the development of working hypothesis. आपको अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का पता चल गया है, आपको ये भी समझ में आ गया है कि रिसर्च गैप क्या है और आप किस चीज का पता लगाना चाहते हैं। एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू के बाद रिसर्चर के दिमाग में एक वर्किंग हाइपोथेसिस भी डेवलप हो जाता है। वर्किंग हाइपोथेसिस बेसिकली, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव अजम्पशन होता है, यानी आपकी प्रॉब्लम, जो आप सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, जिसके ऊपर शोध करके आप सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन होगा, वो अजम्पशन आपका वर्किंग हाइपोथेसिस होता है। महिलाओं में कुपोषण के पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी अशिक्षा हो सकती है, तो ये आपका एक वर्किंग हाइपोथेसिस हो गया जब आप महिलाओं में कुपोषण के पीछे के कारण के ऊपर शोध कर रहे होंगे। ये हाइपोथेसिस जो है आपको फोकल पॉइंट देते हैं रिसर्च का, यानी आपको मदद करते हैं कि आपको अपनी रिसर्च को किस डायरेक्शन में रखना है, कैसे मेथड्स का उपयोग करना है, डेटा एनालिसिस और डेटा कलेक्शन भी कहाँ से करना है, कैसे करना है। कई सारे रिसर्च में डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाइपोथेसिस आपका बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए और अच्छे से टेस्ट किया जाना चाहिए। रिसर्चर के लिए हाइपोथेसिस का रोल होता है कि वो उसे गाइड करता है by delimiting the area of research and keeping him on the right track. आप कुपोषण का पता लगाते लगाते दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स पे ना चले जाएं, इसलिए आपको अपना वर्किंग हाइपोथेसिस करेक्टली और शार्पली बनाना चाहिए। इससे रिसर्चर का अटेंशन फोकस्ड रहता है और इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि हमें कैसा डाटा कलेक्ट करना है और उन्हें किस तरीके से एनालाइज करना है। तो कैसे डेवलप किया जाए एक वर्किंग हाइपोथेसिस? 4-5 अप्रोचेस हैं जिसके आधार पर आप हाइपोथेसिस कर सकते हैं। सबसे पहला, आप कॉलीग से डिस्कस करें, अपने एक्सपर्ट से प्रॉब्लम और उसके ओरिजिन के ऊपर डिस्कशन करें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करें। दूसरा, एग्जिस्टिंग डेटा और रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करें,
प्रॉब्लम से संबंधित पॉसिबल ट्रेंड्स और क्या अलग अलग लिटरेचर अवेलेबल हैं उनको पढ़ें। तीसरा, इससे मिलती जुलती स्टडीज जो आपके एरिया और प्रॉब्लम से सिमिलर हैं उनका रिव्यू करें। और चौथा, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जरूर करें, फील्ड इंटरव्यूज करें, जो लोग आपकी समस्या से, आपके रिसर्च क्वेश्चन से सीधा सीधा जुड़े हैं उनसे बात करें, उनसे एक इंसाइट गेन करने की कोशिश करें। ये आपको आपकी रिसर्च प्रॉब्लम की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी बताने में मदद करेगा। सो वर्किंग हाइपोथेसिस बनाना एक पहले तरीके से या पूर्व तरीके से, यानी प्रोसेस के पहले की गई थिंकिंग का रिजल्ट हो सकता है। वर्किंग हाइपोथेसिस आर वेरी यूजफुल अगर आपने उसे प्रिसाइजली और क्लियरली डिफाइंड टर्म्स में स्टेट किया है तो, और ये आपको मदद करता है टू बी ऑन ट्रैक एंड टू हैव अ फोकस्ड रिसर्च स्टडी। So that is all on today's class. Thank you all very much.